छात्रों, आज हम मध्य प्रदेश एवं उसकी संपदा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का परिचय। मैं अपनी शिक्षिका और कक्षा के सहपाठियों के साथ पचमढ़ी घूमने गई। यह मध्य प्रदेश का पहाड़ी स्थान है। इस यात्रा में बस की खिड़की से बाहर के अनेक मनोरम दृश्य देखने को मिले। हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पहाड़, मैदानी भाग, बहते हुए झरनों के मनोहारी दृश्य देखकर बहुत आनंद आया। बातों बातों में शिक्षिका ने हमें बहुत सारी उपयोगी बातें बताईं। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि बच्चे शिक्षक के साथ घूमने जाते हैं। पचमढ़ी घूमने गए, वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, मैदानी भाग और बहुत से झरनों के दृश्य भी देखकर उन्हें बहुत आनंद आया। प्रदेश में प्राकृतिक दृष्टि से ऐसे 5 मुख्य पठार हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। इन पठारों के बीच की जगह घाटी कहलाती है। जैसे हम पचमढ़ी के जाने के समतल भाग से गुजर रहे हैं, यह क्षेत्र नर्मदा घाटी में आता है, जिसमें प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी बहती है। प्रदेश में ऐसी छोटी बड़ी नदियाँ चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, क्षिप्रा, तवा, बाणगंगा आदि नदियाँ प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बहती हैं, जिससे हमारा प्रदेश हरा भरा उपजाऊ बना रहता है। इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि प्रदेश के कितने प्राकृतिक पठार हैं। इसमें प्रदेश के मुख्य 5 पठार हैं। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। पठारों के बीच की जगह क्या कहलाती है? पठारों के बीच की जगह घाटी कहलाती है। इसमें सतपुड़ा पर्वत से बहने वाली मुख्य नदी नर्मदा नदी है और भी छोटी बड़ी बहुत सी नदियां हैं जो हमारे प्रदेश को उपजाऊ बनाती हैं। ये नदियां हैं चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, क्षिप्रा, तवा, बाणगंगा आदि हैं। अब हम बच्चों मध्य प्रदेश की संपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में 4 प्रकार की संपदाएं पाई जाती हैं। पहली कृषि संपदा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पशु संपदा और खनिज संपदा एवं पर्यटन संपदा। पहले हम कृषि संपदा के बारे में समझेंगे। कृषि संपदा हमारे प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है, कृषि के लिए बहुत अधिक उत्तम है। हमारे प्रदेश में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है और यह प्रदेश उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर है। अनेक प्रकार की कृषि संपदा अन्य प्रदेशों को उपलब्ध कराता है। हमारे प्रदेश में गेहूं एवं सोयाबीन की फसल अधिक होती है, इसलिए हमारे प्रदेश को सोया राज्य के नाम से जाना जाता है। इस फसल की पैदावार उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, होशंगाबाद आदि जिलों में होती है। सोयाबीन से कई उत्पाद बनाए जाते हैं। बच्चे, इस पैराग्राफ में कृषि संपदा के बारे में बताया गया है। हमारे प्रदेश में कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें मुख्यतः गेहूं और सोयाबीन की फसल अधिक पैदा की जाती है। हमारे प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हमारे प्रदेश को सोया राज्य के नाम से जाना जाता है। इसकी फसल
उज्जैन, इंदौर, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, होशंगाबाद आदि जिलों में होती है। सोयाबीन से कई उत्पाद भी बनाए जाते हैं। सोयाबीन की खली भूसा विदेशों में भेजा जाता है। हमारे प्रदेश को राजस्व के रूप में धन प्राप्त होता है। हमारे प्रदेश में कृषि भूमि अधिक होने के कारण केवल सोयाबीन ही नहीं, अन्य फसलों की पैदावार भी होती है, जैसे गेहूँ, चना, तुअर, ज्वार, मूंग, उड़द, मसूर, धान, मक्का, बाजरा, कपास, अफीम, मूंगफली, अलसी, गन्ना, तिल, मिर्च आदि। इन फसलों के खरीदने बेचने से किसानों को जो आय प्राप्त होती है, इसलिए इसे कृषि संपदा कहा जाता है। बच्चों, इस पैराग्राफ में हम समझेंगे कि कृषि संपदा किसे कहते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं। फसलों को बेचने व खरीदने से किसानों को जो आय प्राप्त होती है उसे हम कृषि संपदा कहते हैं। यहाँ पर हमारे प्रदेश में गेहूँ, चना, तुअर, मसूर, ज्वार, मूंग, उड़द, तिली, धान, मक्का, बाजरा, कपास, अफीम, मूंगफली, अलसी, गन्ना, तिल, मिर्च आदि फसलें पैदा की जाती हैं। हमारी फसलें, अब हम समझेंगे कि हमारी फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। हमारे किसान एक वर्ष में मुख्य रूप से 2 फसलें लेते हैं। एक फसल मई जून में बोई जाकर सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती है, जिसे खरीफ की फसल कहा जाता है। बच्चों, इसमें समझेंगे कि खरीफ की फसल किन्हें कहा जाता है। ऐसी फसलें जो मई जून में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर माह में काटी जाती हैं, उन्हें खरीफ की फसलें कहा जाता है। जैसे सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार आदि ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। दूसरी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाकर मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जिसे रबी की फसल कहा जाता है, जैसे गेहूँ, चना, अलसी, मटर। बच्चों, रबी की फसल किन्हें कहा जाता है। ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में पककर तैयार होती हैं, उन्हें रबी की फसलें कहा जाता है, जैसे गेहूँ, चना, अलसी, मटर, तेवड़ा आदि। कुछ फसलें गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती हैं और वर्षा के प्रारंभ में काटी जाती हैं, जिन्हें जायद फसलें कहा जाता है। हरी सब्जियां और मौसमी फल। बच्चों, जायद फसलें ऐसी होती हैं जो गर्मी में बोई जाती हैं और कुछ दिनों बाद 1-2 महीने बाद ही आ जाती हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, हरी सब्जियां, इन्हें जायद फसलें कहा जाता है। प्रदेश की मुख्य फसलें और उनके उत्पादक जिलों के बारे में बताऊंगा। गेहूँ हमारे प्रदेश में कौन से ज़िले में होता है। गेहूँ हमारे प्रदेश के सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद, शिवपुरी, ग्वालियर, भोपाल आदि जिलों में अधिक होता है। धान की खेती हमारे प्रदेश में कौन कौन से ज़िलों में की जाती है। धान की खेती हमारे प्रदेश के बालाघाट, ग्वालियर, जबलपुर, भिंड, रीवा, उमरिया आदि जिलों में की जाती है। सोयाबीन की खेती मुख्यतः किन किन जिलों में होती है। सोयाबीन की खेती मुख्यतः छिंदवाड़ा, सिवनी, झाबुआ, नीमच, धार, रतलाम आदि जिलों में की जाती है। सरसों की खेती जिससे तेल बनता है, तिलहनी फसलें होती हैं। सरसों मुख्यतः मुरैना, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर आदि में इसकी खेती की जाती है। कपास, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, कपास की खेती खंडवा, धार, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर आदि में की जाती है। मूंगफली खेती कहाँ पर की जाती है। मूंगफली खेती हमारे प्रदेश में खरगोन, धार, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, झाबुआ, राजगढ़ आदि जिलों में की जाती है। अब हम पशु संपदा के बारे में पढ़ेंगे। हमारे घर की गाय का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी स्वभाव बहुत सरल है, हमारे घर के लिए बहुत उपयोगी है। इसके दूध से दूध मिलता है, इनसे घी मक्खन बनता है, इनके गोबर से कंडे बनाए जाते हैं। अब पशुओं का
हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। भारत में गाय को गौ माता कहा जाता है। दीपावली पर गोवर्धन पूजा के दिन हमारे किसान गाय बैलों को सजाकर इनकी पूजा करते हैं। गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। यह बच्चों और रोगियों के लिए लाभदायक होता है। पशुओं के दूध की अपेक्षा अधिक पाचक और पौष्टिक होता है। गाय का मूत्र प्राकृतिक चिकित्सा में कई रोगों के निवारण में उपयोगी है। अब इसमें बताएंगे कि हमारे प्रदेश के किसान पशुपालन भी करते हैं और पशुओं से उनको आय भी प्राप्त होती है। हमारे प्रदेश में गाय को गौ माता कहा जाता है और दीपावली पर गाय की पूजा की जाती है। गाय का दूध बहुत ही उत्तम होता है। यह बच्चों और रोगियों के लिए भी लाभदायक होता है। पशुओं की दूध की अपेक्षा अधिक पाचक और पौष्टिक होता है। गाय का मूत्र प्राकृतिक चिकित्सा में भी उपयोगी होता है। हमारे किसान खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय भी करते हैं। दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, मावा, मठा आदि पौष्टिक पदार्थ तैयार किए जाते हैं जो हमारे भोजन का अवयव होते हैं। गाय के बछड़े बैल के रूप में खेती कार्य में काम आते हैं। भारतीय कृषक खेती के अनेक कार्यों में मुख्यतः बैलों का ही प्रयोग करते हैं। वे बैलों का उपयोग बैलगाड़ी में सामान ढोने में प्रयुक्त करते हैं। इसलिए पशु भी हमारी संपदा है और सभी पशु हमारे मित्र हैं। हमें इनके लिए साफ पानी पीने, ताज़ा चारा और इनके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दूध से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं और हमारे गाय के जो बछड़े होते हैं बैल, वो क्या क्या काम आते हैं। दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, मावा आदि पौष्टिक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं और गाय के बछड़े जो बैल होता है वह खेती के काम आता है। भारतीय कृषि के अनेक कार्यों में बैल का ही प्रयोग किया जाता है। बैलों का उपयोग बैलगाड़ी में सामान ढोने में भी किया जाता है। इसलिए इस कारण इसको हम पशु संपदा कहते हैं। अब हम उत्पादन के साथ पशुपालन भी करते हैं। यह उनके किसानों के लिए बहुत लाभदायक होता है। उनकी खेती से पशुओं को दाना चारा मिल जाता है। साथ ही पशुओं के मल मूत्र से खेती के लिए जैविक खाद प्राप्त हो जाती है। परिवार के लिए दूध बचाकर शेष दूध शहरों में बेचकर भी आय प्राप्त की जाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किसान जो फसलों के उत्पादन के साथ पशुओं का पशुपालन भी करते हैं, उनसे उनको आय प्राप्त होती है। पशुओं के मलमूत्र से जैविक खाद बनाया जाता है और इनके दूध को बेचकर शहरों में बेचते हैं और उससे उन्हें आय प्राप्त होती है, जिससे आजीविका चलती है। जैविक घटकों की परस्पर निर्भरता। पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़ और गोबर, दूध, घी, छाछ, मूत्र, जीवांश, मिट्टी, मनुष्य जाति, भोज्य पदार्थ, शुद्ध वायु, पेड़ पौधे से मनुष्य को शुद्ध वायु प्राप्त होती है। मनुष्य जाति को इनसे क्या क्या प्राप्त होता है? मनुष्य जाति को इनसे पशुओं से गोबर, दूध, घी, घास, मूत्र आदि और प्राप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। आगे की वीडियो में हम खनिज संपदा और पर्यटन संपदा के बारे में पढ़ेंगे।